बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक। तो जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ नेचर के। जॉन लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा। इसके अलावा मैं अपनी पिछली वीडियो में जॉन लॉक का इन्वायरमेंट और ह्यूमन नेचर के बारे में उसकी फ़िलासफ़ी भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने समझना है तो आप पिछली वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिफरेंट व्यू फ्रॉम हॉब्स। ये हॉब्स की जो फिलॉसफी है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो भी मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। हॉब्स के तमाम जितने भी फिलॉसफी हैं उन तमाम को। तो इस पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लॉक की फिलॉसफी अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर वो हॉब्स से बिल्कुल डिफरेंट है। हॉब्स जो है उसने स्टेट ऑफ नेचर को एक कैओटिक मतलब कि कैओटिक प्लेस बनाया, एक कैओटिक सिचुएशन बताई स्टेट ऑफ नेचर की। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर लॉक का देखा जाए तो लॉक ने एक पीसफुल इन्वायरमेंट बताया, मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर में एक पीसफुल इन्वायरमेंट था और रैशनल इन्वायरमेंट था जहां पर लोग अपने अकल का इस्तेमाल करते थे। जबकि हॉब्स ने ये कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में एक कैओटिक सिचुएशन थी और हर वक्त लड़ाइयाँ होती थी। तो इन दोनों फिलासफर की जो फिलासफी है वो सिचुएशन और इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होती है। जब हॉब्स ने फिलासफी दी थी तब उसका जो फिलासफी देने का इन्वायरमेंट था वो उस वक्त कैओटिक था। जब लॉक ने अपनी फिलासफी दी तो उसने ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अपनी फ़िलासफ़ी दी जहाँ पर जो सिचुएशन थी वो पीसफुल थी और रैशनल थी, जैसे कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के वक्त जो है वो लॉक ने अपनी फ़िलासफ़ी दी। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है रीजंस एंड मोरल बीइंग। तो लॉक ये कहता है कि जब स्टेट ऑफ नेचर था वहाँ पर जो लोग एक दूसरे के साथ रहते थे वो पीसफुल तरीके से रहते थे और जो भी एक्शन लेते थे वो अकॉर्डिंग टू द रीजंस, मतलब कि अपने अकल का इस्तेमाल करके, एंड अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी, मतलब कि मोरालिटी को यूज़ करके ही वो अपने एक्शन परफॉर्म करते थे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग थे वो इस चीज़ का अकल रखते थे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लॉक कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था आल्थो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो तमाम लॉ ऑफ नेचर को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते थे, लेकिन वहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में लॉ ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता था और तमाम लोग जो थे इसी लॉ को फॉलो करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे अमन सुकून से, पीसफुली। अब थर्ड आ जाता है रेसिप्रोकल इन स्टेट ऑफ नेचर। तो लॉक ये कहता है कि एक रेसिप्रोकल सिस्टम पाया जाता था स्टेट ऑफ नेचर में, जिसका मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि एक इंसान जब दूसरे के राइट का ख्याल करता था तो वो दूसरा अगला इंसान भी उस इंसान के राइट का ख्याल करता था, उसकी ज़िंदगी का भी ख्याल करता था। और वहाँ पर जितने भी लोग थे स्टेट ऑफ नेचर में वो एक दूसरे के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते थे, मानते थे। लेकिन लॉक साथ साथ ये भी कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि इस रेसिप्रोकल को ब्रीच करते थे। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि लॉ ऑफ नेचर मौजूद था स्टेट ऑफ नेचर में, लेकिन हर कोई लॉ को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करता था, जिसकी वजह से जो है मसले बनते थे। तो इसी तरह बहुत से लोग थे वहाँ पर जो इस रेसिप्रोसिटी को बरकरार नहीं रख सकते थे, मतलब कि अगले के राइट्स को जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी उनको सज़ा देने के लिए, इसीलिए वो तोड़ते थे। और वहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई अपना जज खुद था, अपनी जुडिशरी खुद था, हर कोई अपना एग्जेक्टिव खुद था, खुद लॉ बनाते थे, खुद इंटरप्रेट करते थे, खुद जस्टिस करते थे। और यही वजह थी कि स्टेट ऑफ नेचर में अनकन्वीनियंस आया और इनसिक्योरिटी फील हुई। तो इन वजूहात की वजह से लॉक ने यही कहा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि तमाम लोगों को टुगेदर करे, इकट्ठा करे और जो भी इस लॉ को ब्रीच करता है उसको पेनल्टी दे, पनिशमेंट दे। अब थर्ड आ जाता है नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लॉ। इसमें लॉक ये कहता है कि जो लॉ ऑफ नेचर है ऑल्दो वो ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न बना है, मतलब कि अकल का इस्तेमाल करके ही लॉ ऑफ नेचर वजूद में आया है, लेकिन लॉक साथ साथ ये भी कहता है कि जो रीजंस हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि जो रीज़न है वो तमाम लोगों में बराबर नहीं होता, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है।
इसके अलावा लॉक ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो कि लॉज को इन्फोर्स कर सके। लॉक ये कहता है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल के पास रीजंस थे, रेशनैलिटी थी, वो जो है अपने रीजन को इस्तेमाल करके लॉ इंटरप्रेट करते थे, जस्टिस करते थे, मोरालिटी पर चलते थे, लेकिन कोई भी इस तरह से यूनिवर्सल इन्फोर्समेंट नहीं थी। एक लॉ है तो वो लॉ जो है एक स्पेसिफिक सोसाइटी में या एक स्पेसिफिक रीजन में ही चलेगा, क्योंकि ये जो उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर में लॉज होते थे वो वेरी करते थे फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, क्योंकि उस वक्त तो रीज़न जो थी वो बराबर नहीं थी और कोई अपने अक्ल के मुताबिक ही रीज़न वगैरह बनाता था। तो इसीलिए सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से वहाँ पर इनकन्वीनियंस आता था। मतलब कि अगर एक इंसान कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, कोई लॉ बनाता है, तो वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है, लेकिन वही रूल एंड रेगुलेशन अगले इंसान के राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो यही वजह थी कि यूनिवर्सल लॉज ना होने की वजह से जो इनकन्वीनियंस थी वो इमर्ज हो रही थी और इनसिक्योर फील हो रहा था वहाँ के लोगों को। तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पॉइंट में यही बात है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर में लॉज था भी सही, तो लॉ हर कोई अपने अपने रीज़न के मुताबिक इंटरप्रेट करता था, जो कि यूनिवर्सली नहीं होते थे और एक दूसरे के राइट्स जो है वो सफ़र्ड हो रहे होते थे। इसीलिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वजह से ही मसले बनते थे स्टेट ऑफ नेचर में। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से जो यूनिवर्सल लॉ था, जो कि यूनिवर्सल लॉ का मतलब जो सब पर अप्लाई होता है, वो भी एब्सेंट था। मतलब कि ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं था जो कि एक स्टेट के लोग या एक सोसाइटी के तमाम लोगों पर जो है अप्लाई हो। तो इसी वजह से मोरल रिलेटिविज्म इमर्ज में आया। मतलब कि जो बिलीफ या वैल्यू थे एक इंसान के, वो अगले इंसान से बिल्कुल डिफरेंट थे। जो एक ट्राइब के या एक इंडिविजुअल के जो रीजंस थे, जो बिलीव्स थे, वैल्यूज़ थे, वो दूसरे ट्राइब या दूसरे जो लोग हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो अगर उस वक्त के लोगों के दरमियान किसी चीज़ पर कोई मसला आ जाता था, तो एक इंसान कहता था कि जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है लॉ की, उसी के मुताबिक जो है फैसला किया जाए। अगला इंसान कहता था कि जो मेरी इंटरप्रिटेशंस हैं उसी के मुताबिक फैसला किया जाए। तो इसी तरह जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो मज़ीद से मज़ीद आगे बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से जो है लॉक ने इस चीज़ पर एम्फसाइज किया कि सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट होगी या कोई भी एंटिटी हो सकती है, क्योंकि इसकी इसीलिए ज़रूरत है ताकि यूनिवर्सल लॉ हो सके, ऐसा लॉ हो सके जो हर किसी के लिए बराबर हो, हर इंडिविजुअल के लिए बराबर हो और एक ही इंटरप्रिटेशन हो लॉ की, ना कि बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हों। अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो मैं बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ना होने की वजह से तमाम मसले होते थे। इसीलिए लॉक ने एम्फसाइज किया कि सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी में जो है तमाम लोग एग्री होकर एक ऐसी अथॉरिटी को अपने तमाम सोवरेनिटी दे दें, अपनी फ्रीडम दे दें, जो कि इनके ऊपर लॉ इन्फोर्स करेगी, यूनिवर्सल लॉ बनाएगी और इसी यूनिवर्सल लॉ की वजह से जो है जस्टिस कायम होगा और पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। तो सिंपल इसमें यही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पार्शियल जुडिशरी। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई इस तरह से जुडिशरी नहीं थी जो कि यूनिवर्सल लॉ जो है उसको इन्फोर्स कर सके। तो इसी तरह स्टेट ऑफ नेचर में कोई मसला वगैरह हो जाता था या कोई इशू होता था तो लोग जो है अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ही डिसीजन करते थे और सम टाइम ऐसे होता था कि इम्पार्शियल जुडिशरी की वजह से पर्सनल जजमेंट या फिर बेस्ड डिसीजन होता था। मतलब कि इस तरह से कि आपकी जिसके साथ हमदर्दी होती थी या फिर आपका कोई रिश्तेदार होता था या फिर आपको किसी ने कुछ दिया होता था, तो आप जो है उस इंसान के हक़ में फ़ैसला करते थे और जो फ़ैसले का मुस्तहिक होता था, जिसका जो असल हकदार होता था, उसके हक़ में फ़ैसला नहीं करते। इसी चीज़ को पर्सनल जजमेंट या बेस्ड डिसीजन कहते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि कोई इस तरह से फॉर्मल लॉज मौजूद नहीं थे उस वक्त स्टेट ऑफ नेचर में जो कि यूनिवर्सली सब पर अप्लाई हो, ना ही कोई इस तरह से लीगल इंस्टीट्यूशन, बल्कि लीगल इंस्टीट्यूशन ही क्या, कोई इंस्टीट्यूशन भी उस वक्त मौजूद में नहीं था स्टेट ऑफ नेचर में।
इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वहाँ पर कोई एग्जेक्टिव बॉडी नहीं थी, ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो कि लॉ इन्फोर्स कर सके या फिर एज ए न्यूट्रल पार्टी लोगों के डिस्प्यूट्स को हल कर सके। वहाँ पर अगर न्यूट्रल पार्टी होती भी थी तो वो बेस्ड डिसीजन करती थी, मतलब कि पर्सनल जजमेंट करती थी। तो किसी एग्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन के ना होने की वजह से स्टेट ऑफ नेचर में इनजस्टिस होती थी और यही इनजस्टिस जो थी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा करती थी और रिटेलिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाती थी, मतलब कि बदला लेना। अब लॉक यहाँ पर ये कहता है इस स्लाइड में कि जो आज़ादी है, फ्रीडम, वो एक इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन लॉक ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने की वजह से, कोई यूनिवर्सल लॉ ना होने की वजह से इस बुनियादी हक का, इस फ्रीडम का जो है गलत इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि लाइसेंसियस आ गया था स्टेट ऑफ नेचर में, जिसका मतलब ये है कि हर इंसान वैसे एक्शन परफॉर्म करता था जैसे उसका दिल चाहता था, अपने दिल को देखता था। और इसी कंप्लीट फ्रीडम की वजह से जो दूसरे लोग थे, जो कमज़ोर इंडिविजुअल्स थे, उनकी राइट्स की वायलेशन हो रही थी, मतलब कि वो सबऑर्डिनेट हो रहे थे उन लोगों के अंडर जो कि ताकतवर थे। तो यही जो कंप्लीट फ्रीडम थी ये जो है स्टेट ऑफ नेचर में लाइसेंसियस इंक्रीज हुई, डेवलप हुई इसकी वजह से। और इसी कॉमन अथॉरिटी, मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी के ना होने की वजह से जो लोगों की ख्वाहिशात थी उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, उनकी कोई लिमिट नहीं थी और हर कोई अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए जो है वो सेल्फिश बन रहा था और दूसरों के हकूक़ की वायलेशन कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज हुए। और इसी तरह लॉक ने इन सूरत हाल की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी पर एम्फसाइज किया। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। ये तमाम लेक्चर को जो है समराइज करके अपने ओपिनियन को आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो समराइज किया गया है सारे टॉपिक को, ये है कि जो लॉक की फिलॉसफी अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर वो पीसफुल थी, मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग वैसे पीसफुल रहते थे, रीजंस के साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वजह से काफ़ी मसले मसाइल बने, जिसकी वजह से लॉक ने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, जबकि जो हॉब्स था उसने स्टेट ऑफ नेचर को कायोटिक बताया था। और ये जो दोनों फिलासफर हैं, ये लॉक है या हॉब्स है, इन्होंने अपने प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपनी फिलासफी दी, मतलब कि उस वक्त जो उनका इन्वायरमेंट था उसी इन्वायरमेंट के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी फिलासफी दी। इसके अलावा स्टेट ऑफ नेचर में लॉक ने इस तरह के कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह बताए, डिफेक्ट्स बताए स्टेट ऑफ नेचर में, जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी को इनएविटेबल कहा गया कि सेंट्रल अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है पीसफुल इन्वायरमेंट को बरकरार रखने के लिए। तो सिंपल ये था आज का टॉपिक, द लॉक फिलॉसफी अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर। इसके अलावा जो लॉक की फिलॉसफी अबाउट द ह्यूमन नेचर और लॉक का जो इन्वायरमेंट है उसकी मैं तमाम जो फिलॉसफी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।